गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता। आप बीएससी पार्ट 2 के विद्यार्थियों को स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का हम क्लासिकल स्टैटिक्स को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को पढ़ा था और कल बीच में ही हमारी क्लास खत्म हो गई थी। आज हम स्टार्ट करेंगे। मैं कल की दो इक्वेशंस को एक बार फिर से आपके सामने रिपीट कर रही हूँ। कल हमने निकाला था कि कला बिंदुओं की व्यापक स्थिति में एक से अधिक कोष्ठिका में क्रमशः संभव है तो किसी स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या अथवा स्थूल अवस्था की ऊष्मागतिक प्रायिकता को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, और W है जो हमने समीकरण 1 से व्यक्त किया है। This is equal to factorial n upon factorial n1, factorial n2, factorial n3 up to the number of cells which we are using in this case. यहाँ हमने यह भी कंसीडर किया था कि हमारे पास जो उत्तरवर्ती पदों के गुणनफल हैं, इनको हमने सिंबल जो नोटेशन है पाई से रिप्रेजेंट किया है। इन दैट केस द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऊष्मागतिक प्रायिकता W को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन पाई फैक्टोरियल ni। अब हमने कंसीडर किया था कि यदि मान लो हम किसी गैस के लिए थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ओमेगा पर विचार करते हैं, और जहां हम ये कंसीडर करें कि n और जितनी भी सब ni संख्याएं हैं वो बहुत ज्यादा हैं, हमने एक बड़ी संख्या का फैक्टोरियल बिल्कुल शुद्धता के साथ, यथेष्ट परिशुद्धता के साथ यदि हम ज्ञात करें तो हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधा है स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन से। विद द ग्रेट एक्यूरेसी फॉर द वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स we can calculate the factorial. So we are using this Stirling approximation. The Stirling approximation is ln factorial x can be represented as x ln x minus x. This is represented by equation number 3. Now we use the Stirling approximation in the equation number 2. So by considering the Stirling approximation, equation number 2 will take logarithmic from both sides. So ln W is equal to ln factorial n minus ln n1 factorial minus ln n2 factorial and so on. Now by using the Stirling approximation, we can write down that this is equal to ln factorial n minus summation of ln factorial ni, or this can be written as n ln n minus of summation ni ln ni plus of summation ni, and plus of summation ni is n. So this fourth term will be cancelled out with the second term, and ultimately what we get, this is equal to n ln n minus of summation ni ln ni। समय के साथ कला निर्देशांक की कोष्ठिकाओं में कला बिंदु इधर उधर विस्थापित होते हैं, जिसमें ni संख्याएं परिवर्तित होती हैं। यदि यह तंत्र अधिकतम ऊष्मा प्रायिकता W0 की एक अवस्था में है या W मैक्सिमम की एक अवस्था में है, तो ni संख्या में परिवर्तनों से उत्पन्न W मैक्सिमम का फर्स्ट डिफरेंशियल जो है वो 0 के बराबर होगा। कला निर्देशाकाश में बिंदुओं की अवितरित गति से उत्पन्न लघु परिवर्तन निरूपित करने के लिए हम जो सिंबल है वो डेल्टा को यूज करते हैं। तो हमने मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन में हमने लिखा डेल्टा ln W0 इज इक्वल टू minus summation ni del ln ni minus summation ln ni del ni is equal to 0. But we know summation of ni del ni is equal to ni summation 1 upon ni del ni, that is equal to summation of del ni, and this is equal to 0. Since the total number of particles are constant, so for the maximum probability, this is equal to summation of ln ni del ni is equal to 0.
In addition to this, the system under consideration is assumed to be isolated. So as a result of its total energy also remains constant. मान लो हम कंसीडर करें कि हमारे पास डेल्टा Ni का राशियों पर जो प्रयुक्त प्रतिबंध है उसको हमने एक समीकरण के द्वारा व्यक्त किया। अब मान लो हमने कंसीडर किया कि यदि हमारे पास किसी सिस्टम की कुल आंतरिक ऊर्जा U यदि अपरिवर्तित रहती है, अतः कोष्ठिकाओं में कला बिंदुओं की संख्या में कोई परिवर्तन जो कुछ कला बिंदुओं को अधिक ऊर्जा की कोष्ठिकाओं में ले जाते हैं, कुछ अन्य बिंदुओं को निम्न ऊर्जा की कोष्ठिकाओं में ले जाकर संतुलित होना आवश्यक है। मान लीजिए ऐसी स्थिति में हमने कंसीडर किया कि एप्सिलॉन आई कोष्ठिका के एप्सिलॉन आई एक अणु की ऊर्जा को व्यक्त करता है, तब उसका कला बिंदु IV की कोष्ठिका में है। इसलिए सामान्यतः हमारे पास जो राशि है एप्सिलॉन आई कोष्ठिका के हर कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करती है। उन सब Ni कणों की कुल ऊर्जा जिनके कला बिंदु IV कोष्ठिका में है, ऊर्जा क्या होगी? एप्सिलॉन आई Ni होगी। अर्थात उस सिस्टम की, उस निकाय की कुल ऊर्जा को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? U is equal to summation of epsilon I Ni. When the number of phase point in ith cell changes by delta Ni, then the internal energy will also be changed by epsilon I delta Ni. जब हमारे पास किसी भी एक पर्टिकुलर सेल के जो फेज पॉइंट्स हैं, कला बिंदु हैं, यदि उनकी संख्या में परिवर्तन होता है तो उसकी कुल ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा, और वह परिवर्तन किस राशि से होगा? एप्सिलॉन आई समेशन ऑफ Ni। चूंकि किसी भी निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है, इसलिए sum of all the changes in internal energy will also be equal to 0। अर्थात इन सभी परिवर्तनों का कुल योग शून्य होना चाहिए। इसका मतलब यदि किसी एक सेल की ऊर्जा बढ़ती है तो दूसरे सेल की ऊर्जा घटती है। इस प्रकार से ऊर्जाओं का प्रत्येक सेल का घटना और बढ़ना इस प्रकार से समायोजित होता है कि कुल जो परिवर्तन हुआ है ऊर्जा में, that is equal to 0। This is the second condition imposed on delta Ni quantities। जैसा हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, by using the Lagrange's method for undetermined multipliers, we again use the same Lagrange's method over here by multiplying equation number 5 by the constant ln alpha, in fact minus ln alpha, and equation 8 by constant value beta, and then adding with the equation number 6. So what I will get? This will equal to summation of ln Ni minus ln alpha plus beta epsilon I, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा हमारा डेल्टा Ni, that is equal to 0। Since delta Ni are effectively independent, therefore the multiplier of each delta Ni will be equal to 0, or ln Ni minus ln alpha plus beta epsilon I is equal to 0, or Ni is equal to alpha exponential minus of beta epsilon I. So the sum of all the Ni numbers should be equal to the total number of particles of the system. Therefore, the summation of Ni can be written as N, and that is equal to alpha summation of exponential minus of beta epsilon I. This term, summation of exponential minus beta epsilon I, is a very important function and mostly used in statistical mechanics. So this function is known as the partition function or sum of the states. So you can say the sum of the states is represented by the partition function, and normally this is represented by a letter capital Z. So Z is equal to summation of exponential minus of beta epsilon I, and this Z, which is considered as the partition function, depend upon the factor beta, and the method by which the energy changes from cell to cell means alpha is equal to N upon Z. Thus the number of particles in the ith cell in the state of maximum thermodynamic probability is
Ni is equal to n upon z exponential of minus beta epsilon I. This is represented by equation number 14. So from this equation, the probability of a molecule of energy epsilon I lying in the ith cell will be equal to P of epsilon I is equal to Ni upon n, and this is equal to exponential of minus beta epsilon I upon z. And by substituting the value of this partition function z as summation of exponential minus of beta epsilon I, this is denoted by equation number 15. This multiplier, what multiplier? This exponential of minus beta epsilon I is called Boltzmann factor. This ratio of probabilities of molecule having the energy epsilon 1 and epsilon 2 is P1 upon P2 is equal to exponential of minus beta epsilon I epsilon 1 upon exponential of minus beta epsilon 2 is equal to exponential beta epsilon 2 minus epsilon 1, or P1 upon P2 is equal to exponential of epsilon 2 minus epsilon 1 upon Kt, since we know that beta is equal to 1 upon Kt. It is denoted by equation number 16. Now we consider the next phenomena, that is considered as entropy and probability. हम जानते हैं कि कला निर्देशाकाश में अधिकतम प्रायिकता की स्थूल अवस्था वह अवस्था होती है जिसकी ओर एक विलगित तंत्र प्रवृत्त होता है, परंतु ऊष्मागतिक दृष्टिकोण से एक बंद तंत्र की साम्य अवस्था अधिकतम एंट्रोपी की ही अवस्था होती है। यदि मान लो तंत्र या निकाय हमारा संतुलन में नहीं है, तो निकाय के अंदर तब तक परिवर्तन होता रहता है जब तक कि निकाय अधिकतम एंट्रोपी की अवस्था को प्राप्त नहीं हो जाता, अर्थात साम्यावस्था में दोनों एंट्रोपी और ऊष्मागतिक प्रायिकता के मान अधिकतम होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फलस्वरूप हम इनमें किसी कोरिलेशन की अपेक्षा कर सकते हैं कि there must be some relation between the entropy and probability. So by assuming or by considering this phenomena, we are taking that the entropy or we have the relationship between the entropy and probability, and it can be imagined that entropy is a sum function of probability. Mathematically, it can be represented as the entropy S is a function of thermodynamic probability W, which is denoted by equation number 1. So find out of the nature of function Fw, let us consider the two isolated systems when the thermodynamic probabilities of these systems will be W1 and W2, and their entropies are represented by S1 and S2 respectively. So by using equation number 1, we can write down the relationship between the entropy and thermodynamic probability for the system 1 as S1 is equal to F of W1 and S2 is equal to F of W2. If we consider the entropy of the combined system will be denoted by S, then S can be written as S1 plus S2. Substituting the value of S1 and S2 over here, so S will be equal to F of W1 plus F of W2. Excuse me. Similarly, if we consider the thermodynamic probability of the combined system, that is represented as W is equal to W1 into W2, or S is equal to F of W. This is equal to F of W1 or W2. It is denoted by equation number 5. Now we consider by using the equation number 3 and 5, the left hand side is represented by S and right hand side are represented by W1 and W2. So after considering or comparing both these equation number 3 and 5, we'll get F of W1 W2 is equal to F of W1 plus F of W2, and it is denoted by equation number 6. It is necessary for the relation
that the function f should be logarithmic in nature. By observing this equation number 6, we can say that in this relationship, the function f should be logarithmic in nature. As w1 and w2 are the independent variables, keeping in states, that means w1 of one system constant, the state, that means w2 of another system, can be changed arbitrarily. Similarly, w1 can be changed arbitrarily, keeping w2 constant. So by taking the partial differentiation of equation number 1, first we consider del f w1 w2 upon del w2, keeping the w1 constant, is equal to w1 del f w1 w2 upon del w1 w2. That will be equal to del f w2 upon del w2. Similarly, by keeping the w2 constant, we can obtain the equation number 8 like this. So after observing both these equation number 7 and 8, we can write down that del f w1 w2 upon del w1 w2 is equal to 1 upon w1 del f w2 upon del 2. This is also equal to this w2 taken from this side. So this is equal to 1 upon w2 del f w1 upon del w1. Multiplying this equation by w1 and w2, the left hand side will get, here w1 will be cancelled out by w1. So we'll get w2 del f w2 is upon del f w2. Here we'll get w1, remaining term is del f w1 upon del w1, and it is denoted by equation number 9. Thus it is observed that in equation number 9, left side is a function of w1 and right side is a function of w2. Since w1 and w2 are independent variables, therefore they will be equal only when they are equal to some constant. So in that way, we can write down that w is equal to del f w upon del w. This is equal to a constant term, or del f w is equal to k upon w del w. By integrating this equation, we have from in the left hand side, integration of del f w will give you f w. This is equal to k ln w plus constant of integration c. So from equation number 1, as we know that the entropy is a function of thermodynamic probability, which can be denoted mathematically as S is equal to F of W. So by substituting the value of F of W, this is equal to K ln W plus C. Generally, the change in entropy is calculated in the system. Therefore, in this case, integral constant C does not have any significance. Moreover, the entropy is assumed to be 0 at temperature 0 Kelvin. If the entropy is measured relative to absolute 0, then C can be taken as 0. Thus, the relation between entropy S and thermodynamic probability W of the system is given as S is equal to K ln W, as C is considered to be equal to 0. It is denoted by equation number 12, where K is a constant. So it is found that this constant is actually a Boltzmann constant. Thus, the statistical mechanics explain the increase of entropy of the closed system as a result of natural tendency of going from less possible state to more possible state. अर्थात सांख्यिकी यांत्रिकी एक बंद निकाय में एंट्रोपी में वृद्धि की व्याख्या निकाय के एक कम प्रसंभाव्य अवस्था से अधिक प्रसंभाव्य अवस्था में जाने की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति के परिणाम के रूप में करती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू विद द सेम एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, थैंक यू सो मच।